जोहार दोस्तों। जो झारखंड का जनजातीय आंदोलन के जो सीरीज की शुरुआत कर किए थे उसका आज पार्ट 4 है, जिसमें आज जो चर्चा करेंगे संथाल विद्रोह। बिना टाइम गवाए हुए आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 ईस्वी के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। कुछ पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। संथाल विद्रोह का अन्य नाम। संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या क्या था? तो हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिंधु कानू का विद्रोह, संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति, भारत की प्रथम जनक्रांति। तो भारत की प्रथम जनक्रांति किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। मुक्ति आंदोलन, खूनी विद्रोह, इतने नामों से संथाल विद्रोह को जाना जाता है। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार, पुलिस व न्याय व्यवस्था द्वारा संथालों का शोषण आदि इसके विभिन्न स्वरूप थे। इसके अतिरिक्त भागलपुर में से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया गया तथा बेगार करने से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेज व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। विद्रोह का प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीधी थाने के दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों का गिरफ्तार करवा दिया तथा जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत हो गई। एक संथाल ने आक्रामक रूप दिखाते हुए दारोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया। इसके बाद 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया गया तथा विद्रोह का बिगुल फूंका गया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? तो संथाल विद्रोह में। 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। इस सभा में सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। इस सभा में सिद्धू कानू ने यह घोषणा की कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ था। यह धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम तथा छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने तथा
वीरभूम में गोराई मांझी ने किया था। तो हजारीबाग से कौन किया था? तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने, और वीरभूम से गोरा मांझी ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। इस विद्रोह के दौरान जमींदारी, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया गया। इस विद्रोह के दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बरो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। कौन पराजित हुआ? तो मेजर बारो। 16-17 दिसंबर 1855 को सुंदरा व रामा मांझी तथा मुचिया कोमना जेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया। करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सजा दे दी गई। कब दिया गया? 5 दिसंबर 1855 को। इसके बाद चांद व भैरव को बड़हेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। चांद और भैरव को कहाँ मारा गया? तो बड़हेत में। फरवरी 1856 में कान्हू को भी पकड़ा गया तथा उन्हें 23 फरवरी 1856 को अपने ही भोगनाडीह गांव में ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह के 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें से 15,000 से अधिक लोग मारे गए। इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग के जो नेतृत्वकर्ता थे जुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी, वीरभूम से नेतृत्वकर्ता थे गोरा मांझी, क्षेत्र में भी था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया गया था। तो मार्टिलो टावर कहाँ स्थित था? पाकुड़ में। और विद्रोहियों से बचने के लिए टावर का निर्माण किया गया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी झेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। कहाँ की रानी से मांगी थी सहायता? तो पाकुड़ की जो रानी थी झेमा सुंदरी, उससे विद्रोहियों ने सहायता मांगा था। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया। कब बनाया गया? 1856 में। इसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश का इजाज़त नहीं थी। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एस्ले एडन थे। एलिस एडम्स को रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिन एकोह का नाम परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल नामक 4 उपजिले बनाए गए। 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह कहा गया। किस विद्रोह को खूनी विद्रोह कहा गया? तो संथाल विद्रोह को। नेक्स्ट विद्रोह है सरदारी आंदोलन। इसकी शुरुआत 1858 से 1895 ईस्वी तक चला था। इस आंदोलन को मुल्की व मिल्की मातृभूमि, मुल्की और मिल्की का जो अर्थ होता है मातृभूमि का जमीन का आंदोलन भी कहा जाता है। 1831-32 के कोल विद्रोह के साथ कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले गए। काम करने के बाद जब वे अपने गांव लौटे तो पाया कि उनकी ज़मीन को दूसरे लोगों ने हड़प लिया है
तथा वे जमीन वापस करने से इनकार कर रहे थे। इस हड़पे गई जमीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी एक आंदोलन के कारणों में शामिल था। इस आंदोलन में कोल सरदारों को उरांव व मुंडा जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इस आंदोलन के 3 चरण परिलक्षित होते हैं। प्रथम चरण जो था वो भूमि आंदोलन के रूप में था, जो 1858 से 81 तक चला। द्वितीय चरण पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में, जो 81 से 90 तक चला। तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में 1890 से 95 तक चला। प्रथम चरण 1858 से 81 तक, इसका डिटेल देखते हैं। आंदोलन का यह चरण अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाने से संबंधित था, अतः इसे भूमि आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ तथा द्वैसा, खुखरा, सोनपुरा और वसिया इसके प्रमुख केंद्र थे। इस आंदोलन का तेजी से प्रसार होने के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा भुइहरी, जो उरांव की जमीन को भुइहरी कहा जाता है, कास्त के सर्वेक्षण हेतु लाल लोकनाथ की जिम्मेदारी प्रदान की गई। इस सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने भूमि को पुनः वापसी हेतु 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट लागू किया गया। छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट कब लागू किया गया? 1869 में। इस कानून में पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भुइहरी व मंचेस भूमि, भुइहरी और मंचेस भूमि किसको कहा जाता है? तो जमींदारी की भूमि को वापस लौटाने का प्रावधान था। इस कानून को लागू करते हुए 1869-80 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया संचालित रही, जिसमें कई गांवों के रैयतों को अपनी जमीन वापस मिल गई, परंतु राजहंस, जिसको राजाओं का जमीन को कहा जाता है, कोड़कर जमीन किसे कहा जाता है? सदानों के जमीन को कोड़कर कहा जाता है। वह खुटकट्टी किसे कहा जाता है? तो मुंडाओं के जमीन को खुटकट्टी कहा जाता है। ये बंदोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सके। द्वितीय चरण 1881 से 90 तक। आंदोलन के इस चरण का मूल उद्देश्य अपने पारंपरिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना था, अतः इसे पुनर्स्थापना आंदोलन कहा जाता है। तृतीय चरण 1890 से 95 तक चला। इस चरण में यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया। आदिवासियों ने अपनी हड़पी गई जमीनें वापस पाने हेतु विभिन्न ईसाई मिशनरियों, वकीलों आदि से बार बार सहायता मांगी, परंतु सहायता के नाम पर इन्हें हर बार झूठा आश्वासन दिया गया। परिणामतः आदिवासी इनसे चिढ़ने लगे। ब्रिटिश शासन द्वारा दिक्कुओं व जमींदारों को साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा। परिणामतः आदिवासियों ने 1892 में मिशनरियों व ठेकेदारों के मारने का निर्णय लिया, परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में वे इस कार्य में सफल नहीं हो सके। बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया। तो सरदारी आंदोलन 3 चरणों में हुआ। पहला पहला 1858 से 81 तक, दूसरा 81 से 90 और तीसरा 90 से 95। जो पहला चरण का जो मुख्य उद्देश्य था वो जमींदारी से था, दूसरा जो चरण था वो पुनर्स्थापन से लेकर था, और तीसरा जो चरण था वो राजनीतिक आंदोलन में परिणत हो गया। नेक्स्ट आंदोलन है सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 ईस्वी में हुआ था। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगवोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेब्रम उर्फ लाल बाबा ने
आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मंदिरा के सेवन से रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भत्थू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। मंगम मांझी भी इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे। मंगम मांझी किस विद्रोह का नेता थे? तो सफाहोड़ आंदोलन का। पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन, भत्थू सोरेन, इस सब किससे संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन से। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है। इस आंदोलन में मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। नेक्स्ट आंदोलन है खेरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में किया गया था। खरवार संथालों का ही एक उपजाति है तथा ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते थे एवं अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु यह एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया। इस आंदोलन की भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व में शुरुआत 1874 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुई। भारतीय मांझी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में हुआ था। भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौसी गांव का राजा घोषित किया तथा ब्रिटिश सरकार जमींदारों को ही कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद लगन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। सूर्य एवं दुर्गा का उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग, सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाचने गाने का परित्याग। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के नेता थे के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता। संथाल विरोधियों का प्रतिकार तथा उपपंथी को संख्या को 12 तक सीमित करना। उपासकों का सफाहोड़ समर्पण के साथ उपासना करने वाले, भिक्षुक बाबजिया उदासीनता के साथ उपासना करने वाले तथा मेल बरागर बेमन की से उपासना करने वाले में वर्गीकरण। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी एवं उनके सहयोगी ज्ञान परगनैत को गिरफ्तार कर लिया। नवंबर 1877 ईस्वी के दोनों को ही रिहा कर दिया गया, जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुब्बू बाबा ने किया था। खेरवार आंदोलन का जो नेतृत्व हजारीबाग से कौन किया था? दुब्बू बाबा ने। खेरवार आंदोलन के दूसरा चरण दुविधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा दुविधा गोसाई को गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट जो आंदोलन है वो बिरसा आंदोलन से शुरुआत करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।